अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा ये लेक्चर 7 जिसमें हम बात करेंगे रिसर्चेस के कुछ मेथड पे। इससे पहले हमने बात की सेल्फ रिव्यू रिपोर्ट पे और सेल्फ बिहेवियर रिपोर्ट पे। ठीक है, आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशल न्यूरोसाइंस के अबाउट। सोशल न्यूरोसाइंस क्या टेक्निक है, इसमें हम लोग क्या चीज़ें करते हैं और किस तरह हम इनको जो है कवर अप करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आ जाता है कि हम इसमें सोशल रिस्पॉन्सेस को मेजर करते हैं। हमारा ब्रेन किस तरह वर्क कर रहा है, उसके अंदर सेल कितने एक्टिव हैं, कितने न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव हैं और वो किस तरह एक दूसरे से वर्क करते हैं और किस तरह हम उन पर रिसर्च करते हैं और किस तरह उनको एनालाइज किया जाता है। तो आए चलते हैं आज हम अपने पहले टॉपिक की जानिब। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो जी टेक्निक जो है ये है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। EEG से मुराद ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो हैं वो एक कैप नुमा चीज़ में से जो हमारे ब्रेन पे पहनाई जाती है उसमें निकलते हुए न्यूरॉन्स के साथ रिएक्ट करती हैं। ये जो रेज़ हैं इलेक्ट्रिक रेज़ होती हैं और ये इलेक्ट्रोड की शक्ल में इलेक्ट्रोड से निकलती हैं और एक पल्स बनाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं वो किस पोजीशन में हैं और वो क्या पैटर्न बना रहे हैं। EEG हमें स्लीप के दौरान अवेक किए हुए एनेस्थेटाइज पोजीशन में हमारे ब्रेन के पैटर्न्स को जो है वो हमें हमारे तक पहुंचाने में मदद देते हैं। वो ये स्टेट में किस में चल रहे हैं, हम लोग किस स्टेट में इजी हैं, किस में डिफ़िकल्ट पोजीशन में हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे पैटर्न्स जो हैं वो नीचे ऊपर होते हैं। सेम टेक्निक एक आपने हार्ट के रिलेटेड सुनी होगी, ECG या MRI जिसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं इनमें भी इसी तरह कुछ पैटर्न्स होते हैं वेव्स के। सेम यही टेक्निक्स ब्रेन के लिए भी यूज़ होती है। इसमें जिस तरह के आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह की एक कैप होती है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये हमारे माइंड में इस तरह जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स जो हैं ये हमारे माइंड तक जाती हैं और न्यूरॉन्स के साथ रिएक्ट करते हुए ये हमें बताती हैं एक पैटर्न जो है वो हमारे पास आता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट जो हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा माइंड किस पोजीशन में है। हम इन वेव्स के ज़रिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और काफ़ी इस तरह की चीज़ों को जो है वो मेजर कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन किस पोजीशन में है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रोसीजर अप्लाई करते हुए जो पर्सन है, जो हमारा एलिमेंट है, जो हम मतलब जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इंसान मूव भी कर सकता है, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक जगह बैठते नहीं हैं या वो एक जगह जो है ना वो साकत नहीं रह सकते। तो वो जो है ना ये टेक्निक उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। इसके बाद हम लोग अगर इसके डिसएडवांटेज की जानिब जाएं तो हमें इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो ये है कि हमें ये जनरल पैटर्न्स तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं ये क्विकली रियल टाइम जो होती हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को जज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें किस तरह मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूड अभी अच्छा है, ठीक है, अभी आप एक्टिव पोजीशन में हैं, तो हम अभी अगर आप पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो है वो पैटर्न जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। हम उसको जज करेंगे कि ठीक है जी, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, आपको कोई एंजाइटी नहीं है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, आपके माइंड में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। जिस टाइम हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये हमें सिर्फ उसी टाइम के लिए, उसी वक्त के लिए हमें ये मदद देता है कि हम लोग उस पैटर्न को जो है ना हम उसको जो मेजर कर सकें, उससे कोई कंक्लूजन जो है वो ले सकें। इसलिए ये मसला है कि एक तो इनमें गैप ज़्यादा होता है और ये माइंड की क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये माइंड के ब्रॉडर एरिया पे लगे होते हैं। जिस तरह के ब्रॉडर एरिया को ये कवर कर रहे होते हैं तो हमें जो माइनर डिटेल्स हैं वो हम इस टेक्निक में मिस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली टेक्निक आती है वो इस चीज़ में जो चीज़ें कवर नहीं कर सकें, जो इसके डिसएडवांटेजेस थे या जो इसकी लिमिटेशंस थी, उनको कवर अप करने के लिए हमारे पास जो अगली टेक्निक आई वो है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है fMRI। ठीक है, इसी तरह का हमने एक कंसेप्ट ऑलरेडी हार्ट के रिलेटेड पढ़ा होगा या सुना होगा कभी। ठीक है, EMRI जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें आपने ये मशीन अक्सर फिल्मों में देखी होगी, अक्सर ड्रामाज में देखी होगी कि जिसमें एक इंसान को लिटा के इसके अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। ये जो fMRI होती है मशीन है, ठीक है, इसमें आगे मैग्नेट लगे होते हैं, मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इस टेक्निक में जो है हमारा पेशेंट या वो सब्जेक्ट जिस पे हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हमने जांचना है, उसको हम इस तरह एक बेड पे लिटाते हैं और वो इस
fMRI के अंदर जो है वो चला रहता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स ही करती क्या हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जो हमारे माइंड में कुछ रेज को जो है उन्हें बॉम्बर करता है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो सेल्स और न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, वो लाजमी बात है कि वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, उनको ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है। जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं ये उन पर फिर अटैक करती हैं जो एक्टिव सेल्स होते हैं। जैसे ही एक्टिव सेल्स पे वो अटैक करती हैं तो वो जो एरिया है वो ऑरेंज कलर का तकरीबन जो है वो दिखाई देने लगता है हमें, हमारी जो स्क्रीन है उस पर। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे माइंड का ये हिस्सा जो है ये ओके है और ये हिस्सा जो है ये डिफेक्टेड है। आपने अक्सर कोई ड्रामा में या टीवी में या फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई ब्रेन इंजरी होती है किसी को, किसी एक्टर को या किसी की करैक्टर को, तो वो इसी तरह एक मशीन में उनको ले जाते हैं और उसके बाद उसके वो जो है fMRI करने के बाद वो बताते हैं कि इनका ये हिस्सा जो है दिमाग का ये डैमेज हो चुका है। तो ये हमें इसी तरह पता चलता है। दिमाग के उस हिस्से के डैमेज होने से मुराद ये होता है कि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, वो जिस हिस्से को, जिस चीज़ को, वो जो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो है वो अब डेड हो चुके हैं। और यही हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा माइंड एक्टिव है, हमारा माइंड अलाइव है या वो डेड हो चुका है। ये सारी रिसर्च काम आती है हमें एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनको सर्च करने में, उनको देखने में कि किस तरह हम उनको जो है ना वो फाइंड करेंगे और किस तरह उन पर फिर वर्क करेंगे। इससे आगे हम जिस चीज़ पे जाएंगे वो बाकायदा रिसर्चेज़ हैं कुछ, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं जो हमें तकरीबन मदद देती हैं कि हम लोगों ने किस तरह एक एबनॉर्मेलिटी को सर्च करना है और उस पर रिसर्च करनी है। इसके बाद हमारे पास जो मेन टेक्निक्स आती हैं रिसर्च की, हम लोग उन पे आते हैं। उनमें सबसे पहले जो टेक्निक हमारे पास आती है वो है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इससे आगे हमारे पास दो टेक्निक्स और आएंगी जिनमें कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो शामिल है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मकसद क्या है और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च किस तरह की जाती है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च सबसे बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है। ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम ऑब्जेक्ट जो है उसको फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या उसको हम कुछ मशीन्स के जरिए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल डाटा जो है ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है उनको लैग करता है। हम लोग ऑब्जर्वेशन में अक्सर ये चीज़ें लैग कर देते हैं कि उनके दरमियान में, हमारे वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। इसकी मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी जगह खड़े हो गए, दो बंदों को गुफ्तगू करते हुए उन्हें अगर जज कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत स्माइलिंगली, बहुत अट्रैक्टिवली कोई बात कर रहे हैं तो मे भी हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मे भी वो सिस्टर या ब्रदर हों। तो इस तरह जब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, वो कंक्लूजन हमारा जो होता है उनमें रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है, रिलेशनशिप जो हैं वो उन वेरिएबल्स में मिसिंग होते हैं। इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ बिहेवियर्स को इसमें कंपेयर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उनके रिएक्शंस और उनके एक्शंस क्या हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे हमारी स्क्रीन पे एक मिसाल दी गई है कि किस तरह बिहेवियर्स ऑफ ओल्डर और यंगर चिल्ड्रन को हम प्ले ग्राउंड में मेजर करते हैं। ऑब्जर्वेशनल अप्रोच जो है वो मोस्टली एक सिंगल इमेज जो होती है, एक इमेज बिल्डिंग के लिए कंडक्ट की जाती है। जिस तरह कि मैंने आपको अपनी पहली एग्जांपल में बताया कि हम लोग वो दो पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग देख सकें कि वो इतना स्माइलिंगली और इतना अट्रैक्टिवली अगर वो अपने वर्क कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें दे रहे हैं, वो कौन से बिहेवियर में हैं और वो कौन सी चीज़ जो है वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशनल हमें जो अप्रोच है ये इन्वॉल्व करती है हमें एक स्नैपशॉट लेने में जो कि स्टेट ऑफ करंट अफेयर्स के मुताबिक होता है। इसमें भी ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें भी ये लिमिटेशन आती है कि ये भी रियल टाइम होता है। हम लोग कभी भी ये पैटर्न जो है वो इसको हिस्ट्री के साथ रिलेट नहीं कर सकते या हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ वही डाटा मौजूद होता है और उसी के अकॉर्डिंगली हम एनालिसिस करते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हमें किन चीज़ों में काम आती है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मोस्टली हमें इन एरियाज़ में काम आती है जहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च का वजूद जो है ना वो हमारे पास बाकी नहीं रहता। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़ल्ज़ला आ गया है। अब अगर हमने ज़ल्ज़ले पे रिसर्च करनी है या इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, लोगों के बिहेवियर्स को रिसर्च करना है, उनकी कंडीशन को ज़ल्ज़ले में देखना है, तो हम लोग उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम उस पर कोई भी कोरिलेशनल रिसर्च नहीं कर सकते। ये जब हम आगे एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे तो आप इस चीज़ को बखूबी जान जाएंगे। तो फिर इसमें सबसे अच्छा पैटर्न जो होता है वो हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। हम लोग फिर लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिएक्शंस को देखते हैं, उनके एक्शंस को देखते हैं, उनके बिहेवियर्स को जज करते हैं कि वो उस कंडीशन में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, वो किस तरह उसको जज कर लेते हैं और किस तरह कुछ लोग जो हैं वो सर्वाइव करने की तरफ जा रहे होते हैं, किस तरह कुछ लोग डिप्रेशन
डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, किस तरह कुछ लोग जो हैं वो रो रहे होते हैं और किस तरह कुछ लोग जो मायूसी से निकलकर एक नई राह हमवार करते हैं अपने लिए कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी बख्शी है। तो ये सारे बिहेवियर, ये सारे पैटर्न्स जो हैं ये हम लोग ऑब्जर्व करके बना रहे होते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि अक्सर हम लोग जिन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर उन्हें पता हो कि हम लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो देखे जा रहे हैं, तो वो अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको देख रहा है काम करते हुए, तो आप बहुत अच्छा काम परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। लेकिन बॉस के जाने के बाद या कोई भी जो टेकर उन्होंने रखा हुआ है जिसको ये देखना है, सुपरवाइजर है कि आप काम किस तरह के करते हैं, उसके जाने के बाद आप में भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उस काम में धांधली करना स्टार्ट कर दें या उस काम में 2 नंबरी करें। इसी तरह ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का ये डिसएडवांटेज और ये लिमिटेशन है कि इसमें हमें एक तो रिलेशनशिप नहीं मिलता वेरिएबल्स के दरमियान, और दूसरा ये होता है कि हमें लिमिटेशन ये होती है कि ये रियल टाइम में हम लोग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती कि हिस्ट्री में उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया और आने वाले वक्त में वो इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। मतलब हम लोग अक्सर फेक एटीट्यूड्स हैं उनको जज कर लेते हैं, और यही मसला है कि हम लोग बहुत से रिलेशनशिप्स में, बहुत सी चीज़ों में मिसकंसेप्शंस का शिकार हो जाते हैं। वो आपने मिसाल सुनी होगी कि आंखों देखे पे भी यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि आंखों देखा भी गलत हो सकता है। तो इसी वजह से होता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं जो कि होती नहीं हैं। तो अगर उनको गलत ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो हमारे पैटर्न्स, हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करते हैं, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये था कि हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस होते क्या हैं, हाइपोथेसिस किस तरह बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है और कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो लेक्चर भी जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये लेक्चर लेट होने के लिए माजरत। तो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर जो है वो रेगुलर आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये स्लाइड के ज़रिए अच्छा लगा या जिस तरह हम लोग पहले अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते थे वो अच्छा लगा। सो हम अपना वही पैटर्न अपना के अपने लेक्चर्स को आगे लेके चल सकें। अल्लाह हाफिज़।